हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो देखिए, मैं सोनिया पावी और आप मेरे साथ पढ़ रहे क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में हमने अब तक चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं अबाउट द मैग्नेटिज्म। सो किसी भी करंट कंडक्टर के थ्रू जब उसमें से करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये कंसेप्ट हम कर रहे हैं और उस कंसेप्ट से रिलेटेड आज हम करेंगे एक स्पेशल लॉ। और उस लॉ से पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है। सो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये कोई मैग्नेट है। सपोज कीजिए दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से लाइन जो फोर्स निकलती है और कहाँ एंटर करती है, टुवर्ड द साउथ पोल। यहाँ से लाइन जो फोर्स निकली और कहाँ जाएगी, साउथ की तरफ एंटर करेगी। इस तरीके से नॉर्थ से रिलीज होगी, साउथ में एंटर करती जाएंगी। बट दिस प्रोसेस हैपन आउटसाइड द मैग्नेट। ये इस तरफ इनसाइड रहेंगी क्योंकि साउथ में एंटर करती है। ये आउटवर्ड्स रहेंगी यहाँ से क्योंकि नॉर्थ से रिलीज होती है। होप सो ये सबको पता है। और जबकि बात करेंगे तो हो गया आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर ये फील्ड ऐसे होता है। अगर बात करें इनसाइड द मैग्नेट की, तो मैग्नेट के अंदर ये लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाती है, ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। साउथ से निकलेंगी, नॉर्थ के पास आएंगी। दिस प्रोसेस हैपन इनसाइड द मैग्नेट। होप सो याद रहेगा, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट, तो मैग्नेट के बाहर कैसे है ये लाइन ऑफ फोर्स, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। एंड इनसाइड द मैग्नेट बात की तो इनसाइड द मैग्नेट कैसे है ये, इनसाइड द मैग्नेट है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके से है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया। ठीक है, किसके चारों तरफ का एरिया, मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक ये मैग्नेट क्या करेगा, अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये मैग्नेट का टोटल एरिया हमने यहाँ तक कंसीडर कर लिया, तो ये वो एरिया है मैग्नेट का जहां तक ये क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है और चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पता चल गया हमें क्या है ये एरिया अराउंड द मैग्नेट अप टू विच इट attract the magnetic material, magnetic material, या up to which it can apply the force of attraction। या तो फोर्स लगाएगा जहां तक वो एरिया या जहां से वो चीजों को अट्रैक्ट कर पाएगा, उस फाइनल पॉइंट तक के एरिया को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। होप सो इट्स क्लियर फॉर ऑल। आगे चलिए, देखिए एक कंसेप्ट जो होता है हमारे पास, इसी में फ्लक्स, और क्या नाम देंगे हम इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको रब करके, क्या है हमारे पास, फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक, देखो नॉर्मली फ्लक्स बोला है तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइन जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, ये हमने सेपरेट नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नंबर ऑफ लाइन जो फोर्स हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अगर मैं इसको बोलूं मैग्नेटिक फ्लक्स, सो अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, कैसी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यहाँ पे लगा देंगे मैग्नेटिक वर्ड, और अगर इलेक्ट्रिक लिखा होता तो यहाँ पे लगा देते इलेक्ट्रिक लाइंस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से।
यूनिट क्या रहती है इसकी, वेबर, WB से डिनोट करती है और यूनिट क्या रहती है, वेबर। ठीक है, अब इसके बाद पहली टर्म हमने पढ़ी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी टर्म हमने बात की मैग्नेटिक फ्लक्स की, एंड द थर्ड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या इंटेंसिटी क्या होती है, डिनोट करते हैं किससे, बी से। किससे डिनोट किया जाता है, बी से डिनोट की जाती है। तो ये होती क्या है कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी पास हो रही है। जैसे मैंने कोई एक यूनिट एरिया लिया और यहाँ पर कोई मैग्नेट रखा, इस मैग्नेट से क्या जा रही है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस से पास होके जा रही है। तो मैं ये देखूंगी कि ये जो यूनिट एरिया है, ठीक है, यूनिट एरिया इन द सेंस 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से टोटल कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही है, उसे मैं क्या बताऊंगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो ये क्या हो गया, लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। लाइन्स ऑफ फोर्स को डिनोट करते हैं किससे, फाई से। एरिया हो गया ए, सो फाई अपॉन ए क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, या यू कैन से दैट इंटेंसिटी। होप सो इट्स क्लियर। सो ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, पहले वो देखते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की बात करें कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है क्या, कि अगर कोई भी चार्ज हमने लिया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक करंट ने प्रोड्यूस किया है, मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मींस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमें पता है, सपोज कीजिए कोई चार्ज अगर सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो वो क्या करेगा, उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। हमें पता है वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके करंट फ्लो कर रहा है इन द सेंस क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। और ये चीज हमने पढ़ी थी कि फ्लो ऑफ चार्ज मींस चार्ज इन मोशन। क्या कंडीशन आ गई, चार्ज इन मोशन की कंडीशन आ गई। और जब चार्ज मोशन में होता है तो उस केस में हमने बात की थी कि इसके पास क्या होते हैं, दो फील्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। ये दो फील्ड अवेलेबल होते हैं कब, जब चार्ज किस में होता है, मोशन में। लेकिन अगर चार्ज में मोशन नहीं है, ये टर्म नहीं है, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता है, सिर्फ ये फील्ड अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट चार्ज इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स लगा, इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये जो F है, ये फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली चीज तो इस चार्ज की वैल्यू क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के। ठीक है, फर्स्ट टर्म हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी फील्ड के अंदर कोई चार्ज अगर प्रेजेंट है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स की जो वैल्यू है, उस फोर्स की अमाउंट या वैल्यू कितनी है। तो पहली चीज हमने क्या देखी, अगर चार्ज हमारा छोटा है, ठीक है, अगर चार्ज कैसा है, छोटा है, तो फील्ड कैसा होगा, कम। और अगर चार्ज ज्यादा बड़ा है तो फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड चीज, ये और किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा
कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हमने अभी पढ़ी थी, क्या होती है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। इन द सेंस एक यूनिट एरिया में अगर लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा पास हो रही है तो फिर क्या होगा, B की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर B की वैल्यू ज्यादा है तो फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग। और हमें पता है फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कैसे क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो सेकंड चीज हमारे पास क्या आ गई, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। B is the magnetic field density and that density is number of lines of force per unit area। थर्ड चीज ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसमें क्या होती है, लाइन जो फोर्स पास होती है तो उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, उस कंपोनेंट के ऊपर जो क्या है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, मैं जो फोर्स है वो थर्ड किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स पास हो रही है इनकी क्या है, कुछ ना कुछ स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना उस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो B होती है ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, तो फोर्स थर्ड किस फैक्टर पे डिपेंड किया, V sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा इसका, sin थीटा। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बन गई, तीनों को कंबाइन करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, Q B sin थीटा। ये निकल गई किसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, किस पर, एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो किस में प्रेजेंट है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। अब आपने देखिए यहां से फोर्स मिल गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q B sin थीटा आ गया। हमें पता है अब तक क्लास 11th में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, एक पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे था, अगर कहीं पे आपको ऐसे लिखा मिलता A डॉट B, A डॉट B को आप कैसे लिखते थे, A B cos थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट होता था तो आप क्या लिखते थे, cos थीटा। और अगर ऐसे होता A क्रॉस B तो उसको हम क्या लिखते थे, A B sin थीटा। इन द सेंस sin थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, cos थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, sin थीटा है, इन द सेंस इन दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो फोर्स को मैं इस वे में भी लिख सकती हूँ, Q वेक्टर मल्टीप्लाई B वेक्टर। ठीक है, ये भी हो सकता है फोर्स, क्यों, क्योंकि हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। होप सो इट्स अंडरस्टूड बाय ऑल। सो देखिए इस फोर्स के बारे में बताया किसने, ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लोरेंटज फोर्स। पेपर में किस नाम से आपको नजर आएगा, एक्सप्लेन मैग्नेटिक लोरेंटज फोर्स। ठीक है, इस नाम से आपको ये नजर आएगा। मतलब क्या है कि किसी चार्ज के ऊपर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है उस चार्ज पे फोर्स की जो अमाउंट है वो कितनी होगी। किसने एक्सप्लेन किया, लोरेंटज ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैग्नेटिक लोरेंटज फोर्स इसका पूरा नाम रख दिया गया। होप सो इट्स क्लियर फॉर ऑल। आगे देखिए, अब तक हमने क्या निकाला, हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, एरिया अराउंड अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां तक क्या हो रहा है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। दूसरी चीज हमने बात की मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स था। फिर थर्ड हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की, या जिसको इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो ये क्या थी, नंबर ऑफ लाइन जो फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब ये क्या बता रही है, फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बता रही है। क्या बता रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्योंकि यूनिट एरिया से जब लाइंस पास होती है तो उन लाइंस को देख के हमें पता चल जाता है कि फील्ड कम है या ज्यादा। अगर लाइंस कम जाएगी मींस फील्ड वीक है,
लाइंस ज्यादा जाएगी, इन द सेंस फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है, इस फोर्स को हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं? या तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगा दें या राइट हैंड थंब रूल लगा दें। ठीक है, ये जो लोरेंटस फोर्स हमने निकाला, इसकी अगर कोई पूछे कि इसकी डायरेक्शन किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन या तो हम अप्लाई कर दें राइट हैंड स्क्रू रूल, या सेकंड किस चीज से निकल सकती है, राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। जिसको भी नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकता है कि राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल क्या होता है। ठीक है, आगे चलेंगे और बात करेंगे किस चीज के बारे में, कि जो B है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, उसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो B थी, इसके बारे में सिर्फ ये पढ़ा कि ये क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल है। यहाँ से इसकी यूनिट निकाले तो इसकी यूनिट क्या थी, फाई की यूनिट मैंने क्या बताई थी आपको, वेबर। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन एज पर एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी जो यूनिट है, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या रहेगी, टेस्ला। ठीक है, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट क्या रहेगी, टेस्ला। और लोरेंटस जो हमने फोर्स निकाला है, यहाँ से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया Q B V sin थीटा, V sin थीटा। ठीक है, जो जितनी वेलोसिटी के साथ वो कंपोनेंट आगे जा रहे थे, उनका परपेंडिकुलर पार्ट हमने लिया। ठीक है, उस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने लिया, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या था, V sin थीटा था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया था QVB sin थीटा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएं तो हटा के क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई K लगा सकते हैं, KQBV sin थीटा, ये बन गया। ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी किसकी, लोरेंटस फोर्स की। तो यहाँ से देखिए हम B को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन K को हम क्या मान ले, 1 मान ले। K की वैल्यू क्या मानी जाती है कि यहाँ पे जो K है उसको क्या माना जाता है कि ये कहाँ कितनी वैल्यू मिलती है इसकी, 1। अगर K की वैल्यू 1 है तो F इक्वल टू क्या बचा, QBV sin थीटा बच गया। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K हमने लगाया था, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, इसकी वैल्यू 1 मिलती है। तो फोर्स ये बन गया लोरेंटस फोर्स। यहाँ से अगर B निकालना होगे तो B क्या आ गया, सो B इज इक्वल टू क्या आ गया, इन सबको उधर लेके जाएंगे, F डिवाइड बाय QV sin थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, B की, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की। ये फॉर्मूला मिला हमें ड्यू टू डेफिनेशन। ये फॉर्मूला हमें किससे मिला, लोरेंटस फोर्स से मिला। ठीक है, वो जो वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट है वो किसके थ्रू आई है, डेफिनेशन के थ्रू। और टेस्ला क्या है, एसआई सिस्टम की यूनिट है। यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कंसीडर कर ले, कोई हमसे कहे कि 1 टेस्ला डेंसिटी कब होगी, ये जो डेंसिटी है ये 1 टेस्ला कब होगी, ये हमें देखना हो। तो हम क्या देखेंगे, अगर हम फोर्स 1 न्यूटन कंसीडर कर ले कि जो फोर्स लगा चार्ज के ऊपर उसकी वैल्यू क्या है, 1 न्यूटन, और ये चार्ज क्या है, 1 कूलम्स का टेस्ट चार्ज है। किस वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी तो उसी के थ्रू जनरेट हुई ना, उस पे कि उसके ऊपर अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है साइन 90 डिग्री क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उस केस में B किसके इक्वल बचेगा, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी पूरा क्या हो गया, 1। सो B क्या आ जाएगा उस केस में, 1 टेस्ला। इस
तरीके से पेपर में आ सकता है कि डिफाइन 1 टेस्ला। तो हाउ टू राइट 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी applied on a unit charge। किसी यूनिट चार्ज के ऊपर अप्लाई होगी, कितने फोर्स के साथ, 1 न्यूटन फोर्स के साथ, और कितने स्पीड से अट्रैक्ट या रिपेल होगी, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अट्रैक्ट और रिपेल होगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। होप सो इट्स क्लियर फॉर ऑल, और यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सो देखिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लॉरेंटेज फोर्स से रिलेटेड इसका कांसेप्ट हो गया होगा। सो मैं इस साइड को एक बार रब कर रही हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमें क्या पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालते हैं किसकी हेल्प से, हमेशा निकालते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। और फॉर्मूला हमारे पास क्या अवेलेबल है, फॉर्मूला अवेलेबल है B इज इक्वल टू F Q V साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, एंगल है, और एंगल जो होता है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, अगर नहीं पता तो इसको ब्रेक करेंगे कैसे। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर मास को तो m से डिनोट कर देंगे, एक्सेलरेशन को नहीं कर सकते तो इसको फिर ब्रेक कर दो, ये क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम होती है। यहाँ से टाइम का लिख देंगे लेकिन वेलोसिटी का नहीं लिख सकते, तो वेलोसिटी को फिर ब्रेक कर दो, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, ठीक है। तो क्या आ गया फॉर्मूला, m1 L1 डिस्टेंस L में मींस होता है t1 और 1, t की पावर क्या होगी -2, नीचे 2 है तो ऊपर जाकर क्या होगी -2। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, m1 L1 t raised to the power -2 डिवाइड बाय q। q इज द चार्ज, चार्ज किसके इक्वल होता है, I इंटू टी के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा है करंट के चैप्टर में, I क्या था, q अपॉन में t था। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, चार्ज की वैल्यू निकाली। चार्ज क्या हो गया, I इंटू टी। अब I क्या है, करंट है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसको A से ही इसमें डिनोट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में। T के लिए क्या लगाते हैं, T। तो क्या आ गई, चार्ज के लिए A T। V क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब मास की पावर 0, लेंथ रेज़ टू द पावर 1 और t रेज़ टू द पावर क्या होगी -1। m नॉट L1 t रेज़ टू द पावर -1। ये बन गए हमारे पास क्या, सबके फॉर्मूले। सबको कंबाइन करते हैं, देखिए m रेज़ टू द पावर 1 ऊपर है, नीचे 0 है, तो कितनी रहेगी, m रेज़ टू द पावर 1 रहेगी। l रेज़ टू द पावर 1 ये कैंसिल हो गई, कुछ नहीं बचा। t रेज़ टू द पावर 1 -1 आपस में कैंसिल, क्या बच गई, t रेज़ टू द पावर -2 ही तो रहेगी, क्योंकि नीचे क्या थी 1 -1 0 हो गई। t रेज़ टू द पावर -2 जो ऊपर थी वही रहेगी। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या है, a की पावर कितनी है 1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1। ये निकल गया क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। होप सो इट्स क्लियर फॉर ऑल। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। नेक्स्ट